दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी खास है क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं, आपने थंबनेल पर भी पढ़ा होगा कि चाइना के एक बहुत ही करीबी पड़ोसी को बराक 8 एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो की बड़ी बात ये रहेगी कि यहाँ पर मैं आपके एक क्वेश्चन को आंसर भी करने वाला हूँ। आप अक्सर पूछते हैं कि इजराइल द्वारा जो बराक 8 अलग अलग देशों को बेचे जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः नाम आता है अजरबैजान का, मोरक्को का, और अब ये एक चाइना का पड़ोसी। तो क्या इस बराक 8 को एक्सपोर्ट करने के बाद भारत को भी रॉयल्टी मिलती है? क्या भारत को भी इससे कमाई होती है? तो इसका आंसर भी मैं आपको देने जा रहा हूं। वीडियो यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर बराक 8 की बात की जाए तो भारत भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करता है और भारत और इजराइल द्वारा इसको ज्वाइंटली डेवलप किया जाता है। इजराइल की तरफ से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तो भारत की तरफ से DRDO, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों की टेक्निक से इस बराक 8 को बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि चाइना के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के बाद सबसे बड़ा डर अगर किसी के लिए शो किया गया था तो वो भारत का बराक 8 ही था। बराक 8 जैसे ही भारत ने इस्तेमाल करना शुरू किया ज्वाइंट वेंचर के बाद, उसके बाद चाइना के अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया था, जिसके बाद हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि इसकी कैपेबिलिटी देखने के बाद उसे डर लगने लगा था। यकीनन उसके बाद भारत की एयर डिफेंस पावर को काफी मजबूती मिली थी। इसकी रेंज 70 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। लेकिन दोस्तों ये मूल बराक 8 से काफी अलग है और भारत इजराइल के द्वारा जो डेवलप किया गया है उसे बराक 8 नहीं कहा जाता बल्कि MRSAM और LRSAM कहा जाता है। जो बराक 8 बनाया गया है वो पूर्णतः इजराइल की तरफ से बनाया गया है। उसके लॉन्चर्स वगैरह भी अलग होते हैं। जबकि अगर बात की जाए इंडो इजराइल के बराक 8 या LRSAM MRSAM की, तो इसके लिए DRDO की तरफ से इसकी मिसाइल में इस्तेमाल किए जाने वाले डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसका लॉन्चर भी अलग है और इसकी रेंज 70 किलोमीटर के आसपास है, जो कि पुराने वाले बराक 8 से या मूल बराक 8 से ज्यादा है। तो इजराइल का बराक 8 वगैरह अलग है और इंडो इजराइल का जो ज्वाइंट वेंचर है वो बराक 8 अलग है। अब इजराइल द्वारा जो मोरक्को को दिया गया है, अजरबैजान को दिया गया है और अब ये चाइना के एक पड़ोसी को दिया जा रहा है, तो इसकी पूरी रॉयल्टी इजराइल को ही मिलेगी। इसमें भारत को कुछ भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये मूल बराक 8 खरीदा जा रहा है। अब वो कौन सा पड़ोसी है, वो क्यों खरीद रहा है, ये जान लीजिए। तो ये पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि वियतनाम है। अब आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा कि वियतनाम को भारत की तरफ से आकाश MK1 पुश किया गया था और उसे ऑफर किया गया था और वो आकाश सीरीज में काफी इंटरेस्टेड भी था। वियतनाम की तरफ से बार बार एक चीज की डिमांड की जा रही थी कि आकाश MK1 तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि इसकी समकक्ष जो रेंज वाला एयर डिफेंस चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया है। उसे चाहिए था आकाश NG जिसकी रेंज 70 किलोमीटर के आसपास है और बराक 8 के सिमिलर ही है वो। तो आकाश NG उसे चाहिए था। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह थी कि DRDO द्वारा पूर्ण रूप से स्वदेशी डेवलप किया गया आकाश NG अभी तक यूजर ट्रायल कंप्लीट नहीं किया है। यानी पहले इसके यूजर ट्रायल होंगे और यूजर कौन होगा, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना। जब ये इसकी यूजर ट्रायल्स वगैरह कर लेंगे, जो इसके प्रथम यूजर होंगे, उसके बाद ही कहीं जाकर इसे एक्सपोर्ट की बात की जाएगी। तो कहने का मतलब इसके ऊपर अभी काम बाकी था और इसका एडवांटेज मिला इजराइल को। इजराइल की तरफ से बराक 8 उसे ऑफर किया गया। बराक 8 एक टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम है, किसी भी तरह का कोई संशय उसके ऊपर नहीं उठाया जा सकता। भारत जैसा देश भी चाइना के खिलाफ बड़े पैमाने पर इसी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो ये सब देखते हुए वियतनाम को खासा इंटरेस्ट आ गया बराक 8 में और अब वियतनाम की एक डेलीगेशन इजराइल की विजिट पर जाने वाली है। बताया जा रहा है कि $500 मिलियन के आसपास की ये डील होने वाली है, जिसमें अननोन नंबर में उसे लॉन्चर और मिसाइलें इजराइल द्वारा एक्सपोर्ट की जाएगी। वैसे यहाँ पर मकसद पैसा कमाने से ज्यादा चाइना को काउंटर करना होगा। तो ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि चाइना के रिलेशनशिप वियतनाम से वैसे ही हैं जैसे चाइना के भारत से हैं। एक बार चाइना और वियतनाम के बीच में युद्ध भी हो चुका है और छोटे से देश वियतनाम ने बहुत तगड़े तरीके से चाइना को हराया था और ये युद्ध हुआ तो 1962 की ठीक बाद 1964 में। जबकि चाइना 1962 में भारत को हरा चुका था, उसका मोरल काफी हाई था। उसके बावजूद वियतनाम ने चाइना को हरा दिया था और इससे ठीक पहले 10 सालों तक वियतनाम ने अमेरिका से एक लंबा चौड़ा युद्ध लड़ा था, उसके बावजूद हरा दिया था। तो कहने का मतलब दोनों देशों के बीच में कट्टर दुश्मनी टाइप की है। वैसे ये दुश्मनी आजकल काफी कम सी हो गई है क्योंकि वियतनाम इस समय उतना मजबूत नहीं रहा है और चाइना पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। तो अब इसी गैप को भरने के लिए, अपनी पावर को दोबारा बढ़ाने के लिए वियतनाम बराक 8 खरीदने जा रहा है। बराक 8 अगर वियतनाम खरीद लेता है, जो कि दिखाई दे रहा है 90% से ज्यादा चांसेस हैं, इसके बाद वियतनाम की एयर डिफेंस पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। और मैं आपको बता दूं कि बराक 8 काफी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, सबसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिरा सकता है और अगर इसका इस्तेमाल किसी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ किया जाए तब भी ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अगर स्पेशली बात की जाए भारत इजराइल द्वारा डेवलप किए गए बराक 8 की, तो वो तो स्पेशली सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स और साथ ही स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, इनके खिलाफ ज्यादा प्रभावी माना जाता है। कम से कम दूरी
कितना भी हाई स्पीड वाला टारगेट हो, बड़ी आसानी से बराक-8 उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अगर वियतनाम ये खरीद लेता है तो चाइना के ऊपर इसका जबरदस्त प्रेशर बनने वाला है और ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी बात होगी। खैर यहाँ पर भारत के DRDO ने हरी अप करना चाहिए, क्योंकि जितने बराक-8 अभी वो इजराइल से खरीदेगा ये इनफ नहीं होंगे और भी उसे चाहिए होंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि भारत ने भी अपनी PR टीमों को मजबूत कर देना चाहिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी हमने इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के आकाश NG को डेवलप करके जल्द से जल्द उसे वियतनाम को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए वो करने चाहिए, ताकि चाइना को घिरने के साथ साथ हमें 100% इसकी रॉयल्टी भी मिले। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।